तो आप सभी को जोहार और आशीष जी को बहुत शुक्रिया ये मंच देने के लिए, यहाँ लाने के लिए। मैं आना नहीं चाह रही थी लेकिन तो बहुत शुक्रिया। मैं एक कविता से ही अपनी बात शुरू करूंगी, शायद उससे फिर एक कनेक्शन शायद बने। जी ठीक है। इस दुनिया में दो दुनिया है। इस दुनिया में एक दुनिया है जहां लोग पुरखों की आत्माओं को घर लाते हैं। पुरखे ही उनको प्रकृति के साथ चलना सिखाते हैं। इसी दुनिया में एक दुनिया है जहां लोग जिंदा लोगों को घर वापस बुलाते हैं, उनके लिए कोई देश बनाना चाहते हैं। पर वह कैसा घर है जहां हर आदमी घुट घुट कर जीता है और किस्तों में मरता है। कौन जाने उनकी आत्माओं का क्या होता है। मेरा आदिवासी होना, न साड़ी, न खोपा, न गोदना, न गहना, कुछ भी नहीं पहनती, फिर कैसी आदिवासी हो तुम? अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे, पर मैं उनसे कहना चाहती हूँ, धरती के करीब रहना ही आदिवासी होना है। प्रकृति के साथ चलना ही आदिवासी होना है। नदी की तरह बहना और सहज रहना ही आदिवासी होना है। भीतर और बाहर हर बंधन के खिलाफ लड़ना ही आदिवासी होना है। और अपने सुंदर होने के सारे चिन्हों के साथ ज्यादा मनुष्य होना ही आदिवासी होना है। पर किसी के मन में सिर्फ रह गया हो कोई गहना गोदना, और कोई नहीं समझ पाता हो क्या होता है आदिवासी होना, तो मैं चाहती हूँ बदले समय में नए सिरे से प्रतीकों में फंस गए हर भ्रम को तोड़ देना। इसी आदिवासियत के साथ बचा रह सकता है धरती पर किसी का आदिवासी होना। देखिए, हम लोग इस पर बात कर सकते हैं कि आदिवासी समाज को देखने का मुख्य धारा के पास क्या नजरिया है। और पूरी दुनिया में अभी लोग ये ढूंढ रहे हैं कि जो ये पूंजीवादी व्यवस्था में लोग हैं और उनके पास एक अपनी जीवन शैली है, और उस जीवन शैली हमको कहाँ लेके जा रहा है। वो जीवन शैली इतना, उसका डायमेंशन वन डायमेंशनल जीवन शैली है, और आप उसके बीच में जिस बात का विरोध करते हैं आप धीरे धीरे उसी की तरह होते जाते हैं, और फिर वो आपको कहीं भी लेके जाता नहीं है। तो आपको तो इस जो कथित मुख्य धारा है उसको उसके भीतर में आप अगर उस रास्ता ढूंढेंगे तो वो रास्ता आपको नहीं मिलेगा। और 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 जो परसेप्शन इतने सालों से, इतने हजारों सालों का इतना परसेप्शन है, वो इतना इतना उसका वो इतना गहरा घुसा हुआ है कि लोगों के पास में वो बिलीफ खत्म हो गया है कि हम चीजों को बदल सकते हैं या चीजें ठीक हो सकती हैं। एक जो यकीन है वो खत्म हो गया है। और कई बार लोग ये भी कहते हैं कि कविता या फिर जो कला है या फिर इस तरह की जो भावनात्मक चीजें हैं उनसे उससे कुछ मतलब होने जाने का नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे आप ये कह सकते हैं कि इससे तो क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। लेकिन बहुत सारी चीजों से कुछ नहीं होता है। आप जिस चीज पर यकीन करते हैं उस यकीन से कोई चीज बदलता है। और जब कविताओं का रास्ता मैंने चुना, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैंने कविताओं का रास्ता चुना, ये बहुत ऐसा ये एक कनेक्शन वाली बात है कि अपने को ढूंढते ढूंढते आप अपने को ढूंढते ढूंढते आप कविताओं के पास पहुंच जाते हैं, और फिर कविताओं के साथ आपका एक रिश्ता बनता है, और फिर कविता और आप कैसे साथ साथ चलते हैं। और कविता के ऊपर आप हावी नहीं हो सकते हैं। कविता के ऊपर आप ऐसा अपना बाजार का ब्रेन बेस्ड दिमाग आप थोप नहीं सकते हैं।
तो कविता कई बार क्या होता है ना, ये आपको जीवन में चलना भी सिखाती है, और आपको ज्यादा मनुष्य भी बनाए रखती है, और आपको बचाए भी रखती है। मुझे ये लगता है कि जब मैं अपने बचपन को देखती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि अलग, मतलब जब उस समय तो बिहार, झारखंड और बिहार एक था, तो हर तरह के समाज के बीच में बचपना गुजर रहा है, और हम कथित मुख्य धारा समाज के बीच भी रह रहे हैं, और पहली बार हम आदिवासी इलाके से हम निकल के गए हैं, और इतना कंफ्यूज है, इतना हम अपना जीवन शैली वहां पे फिट नहीं कर पा रहे हैं। आपको बाजार के अनुसार जीना है, वहां पे आपकी भाषाओं का सम्मान नहीं है, वहां पे एज ए आप जो हैं, एज ए ह्यूमन बींग आप जो हैं उसका सम्मान नहीं है। ये सारी चीजें हैं, और वहां पे एक आप जूझ रहे हैं कि इन सारी चीजों का हल कहाँ है, इन सारी चीजों का रास्ता कहाँ है, हम वास्तव में हैं क्या। और वो ढूंढते ढूंढते फिर आप बहुत सारी चीजों को समझते हैं, और और वो शायद वही उसी आत्म संघर्ष से मेरा पहुंचना कविता तक हो पाया। और मैं ये देखती हूँ वहीं पहुंचते पहुंचते बहुत कम समय में, जब शायद मैं 7वीं या 6वीं या 7वीं क्लास में थी, मैं ये देखती हूँ, देखिए कि इतनी ज्यादा चारों तरफ इतना नेगेटिविटी है, इतना हिंसा है, इतना इतना निराशा है, इतना 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 रिएक्शन है, इसके बीच में आपका ऐसा बचपना गुजर रहा है। और उसके बाद में लगभग जब मैं हाँ 5वीं या 6वीं क्लास में थी, तो आप इतने कम उम्र में आप उन सारी चीज़ों को झेल रहे हैं, चुपचाप झेल रहे हैं, और उससे आपको पता नहीं है कि कहाँ रास्ता है, क्या कोई भगवान आपको रास्ता दिखा सकता है, या आप कहाँ जाएं, क्या करें। और ऐसे समय में आपको ढूंढते ढूंढते इतना जो नेगेटिविटी है, देखिए उसका असर क्या होता है। हाँ, इतनी सारी नेगेटिविटी है, देखिए उसका असर ये होता है कि बहुत भयानक बीमारी से, जब मैं 6वीं क्लास में थी तो बहुत भयानक बीमारी मुझको हुआ। वो गठिया बीमारी था, और वो हर जोड़ जोड़ में इतना वो पेन है, और वो साल भर करीबन आप बीमार रहे। तो मैं वो बीमारी के समय में भी मैं यही ढूंढ रही थी कि मतलब इसका कारण क्या है। तो शायद मुझको लग रहा था कि जो आप ऐसा झेल रहे हैं, और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप मरने के कगार पे ही पहुंच जाएंगे, और आपको कोई समझ भी नहीं पा रहा है। मुझे लगता है मेरी माँ मेरे साथ बहुत स्ट्रांगली खड़ी रही, और वो सारे बीमारी के समय में भी वो खड़ी रही, और वो इतना दर्दनाक वो स्थिति था, और इतना मतलब उसके बाद जब बीमार होने के बाद भी जब आपका आप जब मैं इतना हार्ड दवाइयाँ पड़ रहा है, इतना पड़ रही हैं, और ये सारी चीज़ें हो रहा है, और तब भी आप कुछ ना कुछ सपने आप देख रहे हैं, और वो उन सपनों पे अपनी माँ से बात कर रहे हैं। मुझे लगता है वो सारे क्षण हैं जो आपको, मुझे लगता है कि शायद मुझको उस बीमारी से निकलने में इतना वो हेल्पफुल हुआ। और निकलने के बाद भी चीजें तो वही है, बाहर अभी भी वही हिंसा है, अभी भी वही चीज है। तो बीमार होने से निकलने के बाद में भी लगभग कुछ महीने तो मेरी याददाश्त भी चली गई थी। मुझे कुछ पता नहीं चलता था कि क्या दिन है, क्या महीना है। 1 साल मेरी पढ़ाई भी खत्म, छूट गई। तो मेरी माँ हमेशा मेरे साथ खड़े रही। वो पूछती थी कि तुमको क्या मतलब, तुम क्या क्या तुमको कैसा अच्छा लगता है। तो जब जहाँ पर हम रहते थे उसके पास में पलास का जंगल था, तो मैं, क्योंकि मेरा बचपना वहाँ गुजरा था, तो मैं उसको कहती थी कि अभी स्कूल स्कूल छोड़ दो, इधर ही कहीं पर तुम हमको छोड़ दो, हम ऐसे ही धीरे धीरे हम हील होंगे, हम अपना रास्ता खुद से ढूंढेंगे, तुम इतना मेरे लिए परेशान मत हो। तो मुझे लगता है कि मेरी मेरी माँ इतना ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करती थी, बट वो साथ, हमेशा वो साथ खड़ी रहती थी। और मुझे लगता है वो ढूंढने के क्रम में ही मैंने लिखना शुरू किया, और धीरे शुरुआत कविताओं से शुरू किया, फिर धीरे धीरे कहानियाँ लिखने लगी, बच्चों की कहानियाँ लिखने लगी।
वो सारा मुझको लगता है ये 7वां 8वां का, मुझे लगता है ये स्कूल का जो जीवन, ये 7वां 8वां का, ये इतना महत्वपूर्ण समय वो किसी भी बच्चे के लिए वो होता है कि आप उसी समय कुछ बनते हैं, उसी समय जो आपका परसेप्शन स्ट्रांग होता है वही चीज़ पूरा जीवन आपको लीड करता है, वही आपको लेके जाता है। और मैं याद करती हूँ कि जब 7वीं या 7वां में थी, तो वो तो सारा साल बर्बाद ही हुआ, बर्बाद नहीं हुआ मतलब ये बीमारी और ये खुद से निकलने के प्रोसेस में चला गया, 2 साल लगभग। उसके बाद में फिर जब 8वीं क्लास में मैं आई तो मुझको मेरी माँ ने पहली बार बोर्डिंग भेज दिया। तो वहाँ जाके अकेले चीज़ों को बैठ के देखते थे, फिर चीज़ों को बैठ के मैं देखती थी और नोट करती थी कि मेरे भीतर क्या क्या कमी है, और अगर इस समाज में, इस पढ़ाई का इस कंपटीशन में आपको फिट होना है तो कैसे आप वहाँ पे, आप कैसे, क्या क्या कमी है। क्योंकि जब फिर से स्कूल में मैंने ज्वाइन किया तो सारे ये नॉन ट्राइबल बच्चे, गैर आदिवासी बच्चे ये कहते थे कि मतलब ये आदिवासी लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, वो कभी परीक्षा में पास नहीं हो सकता है, ये मिट्टी के लोंधा की तरह तो बैठे ही रहते हैं, पड़े ही रहते हैं, जानवरों की तरह ही इनका तो जीवन रहता है। तो मैं ये सारी चीजें वो सुनती थी और मैं देखती थी टीचर भी इसी तरह का परसेप्शन से वो घिरे रहते हैं। मुझको ये लगता था कि ये कि क्यों इस तरह की बातें वो करते हैं, और वहीं से एक पर्सपेक्टिव आपका शुरू होता है कि चीजों को कौन किस पर्सपेक्टिव से देखता है। मुझे लगता है चीजें अपनी जगह पे इतनी बुरी नहीं रहती हैं। हम जिस पर्सपेक्टिव से उन चीजों को देखते हैं, हम उसको उस तरीके से फिर हम वो गढ़ते हैं, हम उसको बनाते हैं। तो मैं अपने भीतर, मैंने कहा ठीक है, ये जो बोलते हैं तो बोलते हैं, ठीक है, बट मैं अपने आप में क्या परिवर्तन ला सकती हूँ। तो मैं नोट बनाती थी कि मेरे भीतर कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है जो कि मुझको कोई परीक्षा पास करने से रोकता है, जो मुझको सफल होने से रोकता है। तो मैं ये नोट करती थी कि हाँ, ये तो इतना सारा घर का बोझा लेके आप मन में बैठे हुए हैं, वो इतना बर्डन है। उसके बाद में आपका भविष्य इतना अंधकारमय दिखता है, वो इतना बर्डन है। और आदिवासी बच्चों के बीच में भी हैं, तो अगर आप थोड़ा भी अलग आप होते हैं तो वो आपको बोलेंगे कि अच्छा, तुम ऐसा अलग क्यों रहती हो, हमारे जैसा क्यों नहीं रहती हो। तो इतना इतना ये सारी चीजें, इतना बर्डन है। मुझे लगता था कि इतना बर्डन हो कि हम कैसे पास होंगे। तो मैं एक एक करके नोट बनाती थी और कोशिश करती कि रोजाना उसको कैसे प्रैक्टिस में मैं लाऊं। तो रोजाना करते थे कि पूरे साल भर, 1 साल पूरा कोशिश किया कि मैं, कोई कुछ भी कहे मैं रिएक्ट ना करूं। अगर कोई मेरे खिलाफ भी बात बात करता है तो मैं रिएक्ट ना करूं। और ये कितना कठिन है रिएक्ट नहीं करना। मैं 8वीं क्लास में ये पूरे मैंने साल भर ये प्रैक्टिस किया कि कि बाहर कुछ भी हो, लेकिन अगर मैं अपने आप को देखूं कि मेरा अपना जो मेरा पर्सनल जो मेरा लाइफ है, और उसमें कोई लक्ष्य है कि मैं पास होना चाहती हूँ, अच्छे नंबर लाना चाहती हूँ, ये मैं खुद के भीतर एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। और वही एक्सपेरिमेंट से साल भर मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि ये कंपटीशन का जो सिस्टम है ये भी कितना गलत है। क्योंकि आपको इतना भीतर वो इतना काम करना पड़ता है और पूरे कंपटीशन में आपको फंसा के रखे हैं। और सारे बच्चों का परेशानी फिर दिखने लगता था कि जो प्रैक्टिस कर रही हूँ, जिन चीज़ों से मैं गुजर रही हूँ, यहाँ तो हर बच्चे के भीतर ये परेशानी है। और कोई सिस्टम, कोई स्कूल आपको वो चीज़ बताता भी नहीं है कि कहाँ पर आपको एक्चुअली, कहाँ पर कोई आपको मदद कर सकता है। वो आपको एक कारखाने की तरह तैयार कर रहा है। तो मुझको वही 8वीं क्लास में मुझको ये फील होता था कि ये कितना रॉन्ग परसेप्शन से हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अपने एक पर्सनल जीवन में मैं क्या कर सकती हूँ। तो मुझे लगता था कि जो मेरे पास अगर बैठे, अगर मेरे अगल बगल जो भी लड़की बैठे, मैं उसको ध्यान से उनको सुनना शुरू करूँगी, और उसकी क्या परेशानी है, उसको किस तरीके से, वो साथ भी बैठे तो उसको कैसे मैं मदद कर सकूं। अगर किसी को गणित में कठिनाई है, किसी को तो मैं देखती थी कि मेरे आसपास जो आदिवासी लड़की बैठती थी उसके मन में भी मेरे खिलाफ में सालों भर का, महीनों भर का नेगेटिविटी भरा हुआ है।
तो जब वो मेरे पास आके बैठते थे तो मैं उनको उनको सुनना शुरू करती थी। और एक दिन मैंने देखा कि एक लड़की रो रही है, तो मैंने कहा कि तुम क्यों रो रही हो? वो बोली कि ये तुम्हारे पास बैठकर तुम जिस प्रोसेस से गुजर रही हो उसको देखना और फिर मेहनत करना, अपने भीतर इतना काम है ये सब करना, हम लोग ये सब कभी भी नहीं समझ पाए और हम तुम्हारे बारे इतना नेगेटिव रहते थे। और वो सोचो नेगेटिविटी हमको, वो तो खुद ही अपना इतना बंधन हो जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये छोटे समय से मैं कोशिश करती थी कि बहुत बड़ा तो नहीं, पूरी दुनिया तो आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आसपास 2 लोग 4 लोग, ये लोग भी अगर बदलते हैं तो इस छोटे से जीवन की यही कमाई है। तो मुझको आज भी वो बच्चे याद करते हैं जो मेरे आसपास बैठते थे। वो अभी भी 15-20 साल के बाद फोन करके पूछते हैं कि बड़ी हो के तुम क्या बन गई? मैंने कहा कुछ भी नहीं बने हैं, वही हैं, स्कूल में ही हैं, अभी भी लगता है बच्चे ही हैं। तो बच्चे अभी भी वो याद करते हैं, मेरी सहेलियां अभी भी वो याद करती हैं कि ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं। और उनका जीवन बहुत बदला है, भले वो मुझको अभी नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन वो बोलते हैं कि देखो उस समय का ये असर था, ये सारी चीजें कैसे बदलती हैं। तो ये सारी चीजें पूरे जीवन भर हम यही सारी चीजों को पूरे जीवन भर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मैं देखती हूँ कि कैसे लोगों का जीवन बदलता है। आप पुरुषों के बीच भी उनका भी इतना सारा परेशानी है, किसी को कभी बचपन में माँ का प्रेम नहीं मिला, किसी के तो पिता ने कभी उसको नहीं समझा, किसी की तो अगर विवाहित हैं तो उनकी पत्नी से कभी नहीं बना। इतनी इतनी सारी परेशानियां हैं। उसके बीच में जब मैं पत्रकारिता में थी तो मैं ये देख रही थी कि पहले तो चूंकि जब हम गांव से शहर आए तो शहर का इतना इतना परसेप्शन है कि पुरुषों से बात नहीं करना है आपको, अगर उम्र में पुरुष बड़े हैं आपसे तो और भी पता नहीं क्या क्या आपके साथ जोड़ दिया जाएगा। तो मुझको इतना डर लगता था कि मतलब इनसे तो एकदम बच के रहना है भाई, और जिसकी उम्र ज्यादा है उनसे तो और भी ज्यादा दूर रहना है। लेकिन मैं ये पत्रकारिता के दौरान, मेरे एक मित्र थे, मेरे मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन मेरी बहुत अच्छी उससे अंडरस्टैंडिंग होती थी और हम बहुत बच्चे जैसे हम बात करते रहते थे। उनको भी मेरे साथ बहुत अच्छा लगता था। तो लोग मेरे मेरे हमारे साथ जो पत्रकारिता में हैं, और हम सिर्फ मित्र ही थे, वो तो पत्रकार हैं तो, और मैं पैदल पैदल मैं जा जा के काम करती थी और उनके पास मोटरसाइकिल था तो वो कभी कभी बैठा के मुझे घर तक छोड़ भी देते थे। तो मैंने ये देखना शुरू किया कि कैसे जितने भी जो लोग हैं आसपास में, जो और भी पत्रकार हैं, गैर आदिवासी हैं, ये इतना इतना मतलब अश्लील कमेंट करना शुरू कर दिया। और उसके बाद में मुझे ये लगता है कि ये इस तरह से कैसे लोग काम कर सकते हैं। और मैं समय में भी जब नौकरी में थी तो रोज सुबह उठ के मुझे लगता था कि ये तो, आप एज ए पत्रकार आप नौकरी कर रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं आप तो मुझे लगता था कि इसके बीच भी कैसे हम सीख सकते हैं, कैसे चीजों को, नई चीजों को ढूंढ सकते हैं, कैसे अपना कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ा सकते हैं, वो क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मक तरीके से। तो मैं सुबह सुबह उठ के 6 बजे गांव चली जाती थी। उस समय तो स्कूटी भी नहीं था, बाइक भी नहीं था, तो गांव चली जाती थी और ऑटो से जाती थी। लोग मुझको वहां पे लेने आते थे बाइक से, और फिर हम जंगल जंगल घूमते थे और वहां पर जो समस्याएं हैं, सॉरी, उन समस्याओं पे छोटा छोटा आर्टिकल लिखते थे। उस समय तो इतनी समझ भी नहीं थी, तो लगता था, एक मिनट, कैसे मतलब ये शहर में आप ये बाजार की रिपोर्टिंग करने से तो अच्छा है कि जाएं और लोगों को देखें कि वहाँ क्या परेशानियां हैं, क्या चीजें हैं, लोगों के साथ थोड़ा कनेक्शन बने। तो ये सुबह सुबह उठ के 6 बजे चले जाते थे, फिर वापस आके 12 बजे की मीटिंग करते थे। और मेरी खबरें छपती थी, बायलाइन छपती थी, तो बहुत खुश होते थे कि बायलाइन छप गया। तो बहुत सारे मैंने पत्रकारों को देखा, आदिवासी पत्रकार भी, वो इतना, उनको इतना कुंठा हो रहा था कि ये तो इतनी छोटी लड़की है, हम तो इतने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, और ये आ करके इसकी वजह से हम लोगों को अपने ऑफिस में बात सुनना पड़ता है कि तुम लोग उससे उसको देखो, उससे सीखो। इतना नेगेटिविटी उनके भीतर में वो आ गया कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि
तुम ये हमारा मार्केट क्यों खराब कर रही हो, तुम हमारा हमारा सिस्टम क्यों खराब कर रही हो। हम एक सिस्टम में चलते थे, हम रिपोर्ट आपस में बांट लेते थे। ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें होने लगी और लोगों का ग्रुप बन गया कि हम इसको मार्केट से कैसे निकालें, हम इसको कैसे यहाँ से हम इसको हटाएं। और आप जब लड़ नहीं पा रहे हैं, जब फिर भी से आप इतना डेडिकेशन के साथ अपना काम कर रहे हैं, तो मारपीट पर भी लोग उतर गए। मैं तो किसी कार्यक्रम में थी, एक महिला पत्रकार आई और उसने मुझको वहीं पे थप्पड़ वो मारना उसने मुझको शुरू कर दिया। और मुझको मुझको कभी भी समझ में नहीं आया कि कोई कैसे इस तरह का बिहेव कर सकता है। तो मैं ये देख रही थी कि मैं उसको भी समझने का कोशिश कर रही थी कि ये सारी चीजें मतलब किस तरीके से होती है और उसके जीवन में भी क्या चल रहा है। फिर मुझे बाद बाद में लगा कि शायद इस तरह का भी पत्रकारिता में हम काम नहीं कर सकते हैं। अब आधे लोगों ने लॉबी बना दिया है कि आपको कैसे यहाँ से हटाएं, और जहाँ भी आप कार्यक्रम में जा रहे हैं वहाँ पे आपको अश्लील कमेंट कर रहे हैं। मुझे लगा कि ऐसे यहाँ पे कैसे काम कर सकते हैं। तो फिर मैंने पत्रकारिता भी छोड़ दिया, तब कविताएं भी लिखना शुरू किया। तो मुझे लगा कि और कुछ कर सकते हैं। अच्छा छोड़ो ये सब। मेरे मित्र बहुत परेशान रहते थे, वो बोलते थे कि तुम मतलब ऐसे कैसे सपने देखती हो, और फिर इतना हम तो इतने परेशान हो रहे हैं, और फिर तुम ऐसे नौकरी भी तुमने छोड़ दिया। अभी इतनी बड़ी दुनिया में तुम कहाँ पे फिट होगी, कैसे तुम सरवाइव करोगी। मैं बोलती थी उनको कि इतना ज़्यादा मत परेशान होइए। सबको ये लगता था कि अभी तो इसका दर दर का ठोकर खाने का टाइम है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, वो जीवन में ये रियलिटी में यही सब चीज़ें हैं। और उसके उसके बीच भी मैं ये कोशिश कर रही थी कि थोड़ा गांव चले जाएं और उधर ही रहें और देखें कि मतलब मेरा दिल क्या कहता है। तो मेरे 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 दोस्त बहुत परेशान होते थे, जो भी एक दो मित्र थे जो पॉजिटिव थे और उस समय भी साथ खड़े ही रहते थे। तो वो बहुत परेशान होते थे, वो बोलते थे कि नहीं नहीं तुम किसी गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ, तुम या कुछ कर लो, कहीं जाके सेटल हो जाओ, कुछ कर लो। बट मतलब हम लोग तुमको देख के इतना सोचते हैं कि तुम कैसे इस दुनिया में तुम सेट करोगी, कैसे तुम यहाँ पे सरवाइव करोगी, यहाँ पे इतना इतना ज़्यादा नेगेटिविटी है, तुम्हारा सपना देखने से कुछ होता नहीं है। मैं ये बोलती थी कि आप तो अभी आए हैं ना, आप तो पत्रकारिता में आने के बाद मित्र बने हैं, लेकिन हम तो बचपन से मेरे पास अपना एक यकीन है, मेरे पास अपना एक सपना है। हम उन चीज़ों के साथ हम बड़े हुए हैं, तो हम पलट के वही चीज़ों उस वहीं पे जाके रास्ता ढूंढेंगे, हम आपकी बात हम नहीं सुनेंगे। तो वो बोलते थे कि तुमको तो कुछ बोला भी नहीं जा सकता है, तुम किसी की सुनती भी नहीं हो। और भी तो फिर मैं वहां से गांव चली गई। तो वो मुझको पूछते रहते थे फोन करके, अच्छा बताओ तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। तो मैं कहती थी कि कुछ तो रास्ता निकल जाएगा, इतना मत परेशान होइए। और जब भी ये कनेक्शन टूटता था, मेरा नेचर से जब भी कनेक्शन टूटता था, तो मुझे लगता था कि उसी कनेक्शन से शायद कुछ हो सकता है। और मैं गांव गई, गांव से वापस आई, और फिर ये कविता का सिलसिला शुरू हुआ। और मैं देखती थी कि मैं क्या चाहती हूँ, और मैं हमेशा मुझे लगता था कि आपके भीतर ही पूरा वो प्रकृति है, वो कहीं कहीं पर आप मंदिर मस्जिद जाके ढूंढने का भी जरूरत नहीं है। तो मुझको हमेशा ये लगता था कि जब उस बड़े बड़े कनेक्शन के साथ आप, व्यापक कनेक्शन के साथ आप जुड़ते हैं, तो इतना सर्वाइवल का भी इतना प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो मैं ये ढूंढती थी कि एग्जैक्टली मैं क्या चाहती हूँ, मैं करना क्या चाहती हूँ। तो मेरे मन में ये सपना था कि नहीं, हम गांव गांव घूम के ही कुछ कुछ करना चाहते हैं, हम उधर ही जाना चाहते हैं मतलब ऐसा कुछ चाहते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, मुझको ऐसा ऐसा ही प्रोजेक्ट मिला जिसमें आपको झारखंड का हर इलाका जाना है, और वहाँ पे लड़कियों के बीच, आदिवासी लड़कियों के बीच में कुछ आपको रिसर्च करना है। यही सब काम मुझको मिलने लगा। मेरे दोस्त बोलने लगे कि अभी तो हमारा बिलीफ भी गड़बड़ा जा रहा है, क्योंकि हम तो इतना डरते थे, और कैसे रास्ता खुलता है, कैसे चीज़ें खुलती हैं, हमें कभी भी समझ में नहीं आता था। बट तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो थोड़ा हमें भी लगता है कि नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को कैसे देखें, चीज़ें तो चेंज होती हैं। और मुझे लगता है मेरे जीवन में मेरे दोस्त जी कितना वो बदले हैं इन चीज़ों को लेके। तो ये कविता लिखते लिखते, हाँ, जब कविताएं भी इस तरीके की जब कविता भी लिखना शुरू किया, तो बहुत लोग ये कहते थे कि इससे क्या क्या हो सकता है।
लेकिन मैं कहती थी कि अगर कोई चीज़ अपने फ्लो में आ रहा है तो उसका अपना रास्ता है, वो अपना रास्ता, वो रास्ता खुद ढूंढेगी। और इतना ज़्यादा कविताओं को भी लेके, उसका मार्केटिंग करने को लेके, उसका उसका कुछ कुछ करने को लेके इतना ज़्यादा परेशान परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। और मैं देखती हूँ कि आज कैसे पूरी दुनिया में वो कविताएं जा रही हैं। और लोग कई बार कहते हैं कि हम बचपन से वो कविता स्कूल में हमने कविता पढ़ा, बट उसके बाद हम लोगों को इतना कविता में रुचि नहीं रहता था, ना हम इतना यकीन करते हैं इन सारी चीज़ों पे। लेकिन वो मुझको लगता है कि आज कविताओं के माध्यम से कविताओं के माध्यम से महिला इशू पे बात करना चाहती है, आदिवासी इशू पे बात करना चाहती है, ये सारी चीज़ों पे वो बात करना वो चाहती है। और ये होते जाता है आपको। ये अ, जैसे आप बहुत ज़्यादा ब्रेन आप उस पर लगाना लगाना शुरू करते हैं, तो आप उसको, उसका डायमेंशन आप ख़त्म करते हैं, उसका जो इतना व्यापक डायमेंशन है उसको आप बाधित करते हैं। वो उसको जब तक आप नदी की तरह बहने नहीं देंगे तो उससे बहुत सारी चीज़ें, उसके आसपास में सभ्यताएं कभी पैदा नहीं होंगी। आप अगर डैम बनाने में ही, कविताओं के ऊपर अगर आप डैम बनाने में ही लगे रहें, तो मैं ये सारी चीज़ें देखती हूँ। और मैं ये भी देखती हूँ कि ये कैसे आदिवासी समाज, कैसे आदिवासी समाज आज जो इतना, आज जो तथाकथित मुख्य धारा के पास एक रास्ता नहीं मिलता है, वो कहीं ना कहीं किस्तों में मर ही रहा है। कहीं ना कहीं वो इतना अंदर इतना घुटन है। वो सारी चीज़ों का रास्ता कहीं ना कहीं आपको एक दिन आदिवासी दुनिया से आपको वो रास्ता वो मिलेगा। क्योंकि इतने सालों से कई इलाकों में अभी भी जो इंडिजिनस लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उन्होंने बिना बाजार का, बिना पैसा का, आपका बिना किसी मॉल का, उन्होंने अगर अपने आप को सरवाइव किया है आज की तारीख तक, तो आप कैसे आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि चीज़ें नए सिरे से और एक बेहतर तरीके से हो सकता है जिसमें नेचर का कनेक्शन हो। और मुझे लगता है इतना इतिहास पढ़ने के बाद भी युवाल नोआ हरारी वहीं पर पहुंचते हैं। वो यही बात करते हैं कि दुनिया को एक दिन आदिवासियत नजरिए से देखना पड़ेगा, वहीं आपको वो रास्ता मिलेगा। क्योंकि वही लोग सच के साथ खड़े हैं, वही लोग मूल चीजों के साथ खड़े हैं। हम लोगों ने तो, जो कथित मुख्य धारा है, उसने तो पैसा, धर्म, सब चीज का एक परसेप्शन खड़ा किया है, उस परसेप्शन में लोगों का बिलीव खड़ा किया है, और उस पर फिर वो बाजार खड़ा किया है। लेकिन तो इसमें तो फिर आप वही मंदिर मस्जिद के लिए लड़ते रहेंगे, वो भी एक तो परसेप्शन ही है, उसमें सिर्फ आपका फीलिंग है, ठीक है, आपकी आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन समय बदल जाएगा तो वो तो वैसे ही खड़ा रहेगा। अभी मैं देखती हूँ विदेशों में इतने बड़े बड़े भव्य भव्य पूजा स्थलों का क्या हाल है। वो तो क्या, कौन से मजदूर ने कैसा काम किया है, लोग लाखों की संख्या में वो देखने आते हैं, कोई ये वहां पूजा करने तो आता नहीं है। और लोग जंगल पहाड़ को बचाने के लिए, वो उनका सबसे बड़ा मुद्दा वही है कि हमारे गांव के पास जो अगर जंगल का रेंज है, हम उसको बचा सकते हैं कैसे। उधर ही लोग उधर ही जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब वो व्यापक तरीके से हम चीज़ों को नहीं कनेक्ट करके नहीं देखते हैं, तो फिर आप ही एक ही डायमेंशन में, कोई भी डायमेंशन हो, चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो किसी भी आइडेंटिटी का हो, उसके लिए वो लड़ते रहेंगे, और अचानक दुनिया पलट जाएगा तो उसका सारा परसेप्शन चेंज हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? आपने जो इतना विध्वंस खड़ा किया है, उसको फिर से कौन सुधारेगा? तब कौन करेगा? और युval नोआ हरारी ये बात कहते हैं कि जो आदिवासी समाज है, वो चीज़ों को कनेक्शन में, चीज़ों को वही बचा रहा है, वही प्लानेट को बचाने में अपना वो योगदान दे रहा है। और ये सारी चीज़ें वो वहीं पर इतने ढूंढने के बाद वो वहाँ पहुँचते हैं। क्योंकि आप बताइए, इतना दुनिया में इतने सारे लोग हैं, और उनका उनका प्रकृति का संतुलन बनाने में कहाँ योगदान है? मतलब सब चीज को बिगाड़ने में, सबका नक्शा बिगाड़ने में ज्यादा भूमिका है, लेकिन संतुलन बनाने में तो योगदान नहीं है। तो संतुलन बनाने में जो लोग योगदान कर रहे हैं, अगर ये दुनिया उससे नहीं सीख सकती है, उससे समय रहते नहीं सीख सकते, अगर सीखने की कोशिश नहीं करती है, तो इसी के भीतर से जो डिस्ट्रैक्शन पैदा होगा वो पूरी दुनिया को बर्बाद करेगा, और इसी तरह लोग खत्म होंगे। रचना प्रक्रिया
मैं रचना प्रक्रिया के बारे क्या बोलूं। ये इस तरीके से है, मतलब बहुत सारी चीजों को तो आपको छोड़ देना पड़ता है। जब आप चीजों को छोड़ना शुरू करते हैं ना, तभी मुझे लगता है कि ये कविताएं वो ऑटोमेटिक वो आना शुरू होती हैं। और कई बार अ, ये बहुत मतलब इतना आंतरिक वो प्रोसेस है कि आप हम उसको, मेरे मेरे पास शब्द भी नहीं है कि मैं उसको किस शब्दों से मैं आपको ठीक ठीक बताऊं, क्योंकि ये हर हर कवि का हर कवि अपने भीतर किस प्रोसेस से गुजर रहा है, और उसका समाज के साथ, उसका नेचर के साथ, उसका वो कितना बंधन से निकल रहा है। वो मुझे लगता है वो जितना बंधन से जितना जितना आप, मैं वही मेरी अंतिम जो मैंने फेसबुक में कविता डाली है कि जितना आप बाउंड्री लेस होंगे भीतर, और अपना अपनी सीमा भी जानेंगे, मतलब सीमा रहित होके भी आपको अपनी सीमा का पता है। मुझे लगता है ये सारी जो चीजें हैं वो ही धीरे धीरे ऐसे कविता वो होते जाती बनती जाती है। और मुझे लगता है ये किताब पढ़ पढ़ के, जीवन को तो ज्यादा पढ़ना चाहिए। किताब पढ़ पढ़ के और किसी गुरु की तरह हो जाने की कोशिश में, अगर या किसी को पढ़वाने की कोशिश में अगर हम कविताएं लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि इतना अभी भी तब आप इतने बंधन मुक्त नहीं हुए हैं। आप डायमेंशन आपका, और जैसे डायमेंशन लेस होते जाते हैं, सीमा रहित होते जाते हैं, वो धीरे धीरे वो चीजें वो आती जाती हैं, वो पता नहीं चलता है वो किस तरीके से होता है। मतलब कविता के पीछे तो हम इतना दिमाग लगा नहीं सकते हैं। हाँ, फिर उन कविताओं से कैसे कैसे रिश्ते चेंज होते हैं, कैसे चीजें चेंज होती है, आप वो धीरे धीरे आप वो महसूस कर सकते हैं। ये इतना बारीक होता है कि आप ऐसा दोष भी नहीं दे सकते हैं कि कविता से कुछ नहीं होता है, इससे कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं, आप ऐसा बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत वहां तक उतर के उन चीजों को वो देखना पड़ता है। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि कैसे लोग कविताओं से अपने जीवन में कैसे वो गुजरते हैं, और उनका जीवन वो चेंज होता है। कई लोगों को तो मैंने वो देखा है वो पूरे जीवन का जो उनकी अपनी परेशानियां थी, वो कविताओं में उनका रास्ता वो उनको मिलता है, और वो बोलते हैं कि हम कैसे और ज्यादा मनुष्य हो रहे हैं, कैसे हम एक, अगर जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि हम, बुजुर्ग तो मैं नहीं कहूंगी, वो मेरे अच्छे मित्र हैं, मित्र ही कहूंगी। तो मैं ये कहूंगी, मैं ये कहती हूँ कि वो कहते हैं कि हम तो तुमसे पहले चले जाएंगे, लेकिन तुम हम लोगों को अच्छी अच्छी मतलब जाने के लिए भी हमारा रास्ता अच्छा तैयार कर रही हो, कि हम अच्छे से हम मर सकेंगे, हम मृत्यु को भी हम वो स्वीकार करते हैं, और हम बेचैन होके नहीं मर रहे हैं। अगर हम मरेंगे, जब भी हम मर जाएं, तो बेचैन होके नहीं मरेंगे, हम एक पूर्णता कुछ महसूस होता है। और लोग इस तरह का ऐसे फील करते हैं, और वो फिर अनुवाद का काम करते हैं, वो अनुवाद के लिए डेडिकेट रहते हैं कि हम यहाँ इसी में हमारा जीवन है, ऐसे करके लोग जुड़ते जाते हैं। आपको, मुझे नहीं लगता है कि इतना आपको जुगाड़ का साहित्य में इतना आपको जुगाड़ करने का जरूरत पड़ता है। जब इस तरह से चीजें कनेक्ट होने लगती हैं, हर आदमी अपने डेडिकेशन के साथ में फिर खड़ा होना शुरू होता है कि मेरे पास ये अनुवाद का काम है, हुनर है, या मेरा ये है, मैं इससे कैसे आपको योगदान करूं। कोई आपको, और वो खड़ा होता है कि मेरा हम कैसे कैसे कंट्रीब्यूट करें। लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी भूमिका खुद ढूंढते हैं, इतना जुगाड़ करने का कोई मुझको नहीं लगता है। और ये सारी चीजें इतनी छोटी चीजें हैं, उसके पीछे भागेंगे तो एक प्रकृति का अपना जो एक नियम है या एक कनेक्शन है, और जो व्यापक कोच के लिए आप खड़े होते हैं, वो सारी चीजें, वो सारा लक्ष्य खत्म खत्म हो जाता है। तो तो मुझे लगता है कविता के साथ जब तक आप और बाउंड्री लेस नहीं होते हैं, और आपका दिल बड़ा नहीं होता है, आप और ज्यादा मनुष्य नहीं बनते हैं, तो कविता आपको सच में कहीं नहीं लेके जाएगी। तब तो मुझको ये लगता है, और ये मैं अपने अनुभव से मैं ये बात कह रही हूँ।
और मैं ये देखती हूँ कि देखिए ये कविताओं के माध्यम से जब हम स्त्री पुरुष संबंधों की को भी मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये समाज ने बड़ा गजब गजब की चीजें खड़ा कर दिया है कि, और साहित्य में जब मैं ये देखती थी कि ये मैं सुनती थी कि नहीं नहीं उससे मत, उससे नहीं बात करो, उसको उससे तो फिर लोग ऐसे खड़ा कर देंगे कि वही उसने ही कविता लिख लिख के तुमको स्थापित कर दिया, इसने स्थापित कर दिया। तो मैं शुरू में डरती थी, लेकिन मैंने वो देखा कि ये एज ए ह्यूमन बीइंग पुरुषों को भी कितना सीखने की जरूरत है और स्त्रियों को भी कितना सीखने की जरूरत है। और वो ये बारीक आप संवाद से आप एक दूसरे को जानते जानते और ये और प्रदूषण रहित रिश्ता जो होता है, ये जब तक आपका वो आएगा नहीं, आप स्त्रियां अपना लड़ते रहिए, पुरुष अपना लड़ते रहिए और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये आप जब ये स्त्री और पुरुष संबंध में एक प्रदूषण रहित आप क्लैरिटी और एक प्योरिटी नहीं आएगा, तो मुझे लगता है कि आप कभी भी पुरुषों को भी कभी नहीं समझ पाएंगे, आप स्त्रियों को भी कभी नहीं समझ पाएंगे। तो मुझको लगता है हम जो हमारे सर्कल में जो भी पुरुष मित्र हैं, मैं ये देखती हूँ कि ये क्लैरिटी, ये प्रदूषण रहे कि नहीं, ये सब बहुत उसके प्रति वो बहुत सजग रहते हैं। और जब आप बात करते हैं तो कोई ऐसा शब्द जो आपके माँ बहन पर ही नहीं चला जाता हो, कोई स्त्री पर ही नहीं चला जाता हो, या कोई समुदाय को नीचा दिखाने के प्रति ना चला जाता हो, ये सब पर बहुत वो ध्यान देते हैं। और मुझे लगता है देखिए ये छोटी छोटी बात है, बट ये कितनी बड़ी बात है कि आप बात करते करते किसी समुदाय को आप शब्द नहीं कह रहे हैं, उसको नीचा नहीं दिखा रहे हैं, या फिर आप ये सब परसेप्शन भरा हुआ रहता है। और आपको उस परसेप्शन के प्रति बहुत अवेयर होना पड़ता है कि हम क्योंकि हर समाज में, हर धर्म के भीतर, हर समाज के भीतर वो बदलाव, वो जरूरत है। और एज ए ह्यूमन बीइंग बदलते बदलते सीखते सीखते ही कुछ नया समाज बनता है। तो अगर हम हर बात में किसी न किसी समाज को नीचा दिखा रहे हैं, किसी न किसी समाज को अपमानित कर रहे हैं, तो आप कहाँ लेके जाएंगे? क्या चीज बदल जाएगा? एक चीज का विरोध करते करते आप दूसरी चीज में जाके फंसेंगे। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें वो है। और इसी तरीके से ये पितृसत्तात्मक जो चीज है, ये इसी तरीके से वो बेहतर हो सकता है। उसमें पुरुष ज्यादा मनुष्य हो सकते हैं और वो जो स्त्रियों का एनर्जी है उसको ज्यादा समझ पाएंगे। और स्त्रियों को भी जरूरत नहीं है कि हम अकेले कैसे नहीं चल सकते हैं, हमारे पास भी वो एनर्जी है। ये सारी चीजें तब बहुत और क्लैरिटी होता है। और मुझे लगता है ये बहुत बारीक ये सारी चीजें हैं, और ये आप सबके जीवन में तो जा जा के नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप अपने जो रिश्ते हैं, अपने जो आसपास के पुरुष मित्र हैं, उनके बीच तो आप ये सब काम कर सकते हैं। और इसी से शायद चीजें जब कनेक्ट होती होती जाएंगी तो ऑटोमेटिक फिर वो अपने आप से वो चीजें बदलेंगी। आपको जाके ऐसा मुहिम चलाने का भी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है पूरे आंदोलनों का भी हश्र क्या होता है, इसलिए होता है कि आप कनेक्शन में चीजों को नहीं देखते हैं, बारीक चीजों को आप वो नहीं करते हैं। कोई एम, जैसे कोई लक्ष्य पूरा होता है, फिर से वही सिस्टम आ जाता है जिसके खिलाफ आप चलते हैं। मुझे लगता है ये सब सिर्फ बहुत थोड़ा अवेयर होके अपने आप को देखना और दूसरों को भी ये करना, और बहुत थोड़ी सजगता की बस जरूरत रहती है, और फिर वो कुछ नहीं। तो ये सारी चीजें वो इस तरीके से चीजें वो होती हैं और वो बदलती ही हैं। आपको देखना पड़ता है कि आप किस बात पर यकीन करते हैं, या फिर हम लिखते पढ़ते हुए हम किस बात पर यकीन करते हैं। अगर आप किसी चीज पर यकीन ही नहीं करते हैं तो फिर भाई चीजों को खत्म होने से कौन रोक सकता है, मेरा ये मानना है। इसलिए मेरे पास अगर कोई सपना है, मेरा कुछ यकीन है, तो हम तो उसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे मतलब कोई कुछ भी कहे। एक जीवन है, उस छोटे से जीवन में अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आप कुछ तय नहीं कर पाते हैं कि एक जीवन में आप क्या करेंगे, या तो मुझे लगता है कि तब तो ऐसे ही उम्र खत्म हो जाता है और फिर हम मरने का समय आ जाता है, और फिर हम निराशा और फिर नेगेटिविटी देने के सिवाय और प्रदूषण फैलाने के सिवाय अब और हम कुछ करते नहीं हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। एज ए कवि, एज ए लेखक, हम अगर खुद ग्रो नहीं करते हैं तो, और हमारी कविताएं हम ही को हील नहीं करती हैं, हम ही को बेहतर नहीं बनाती हैं, तो
वो बहुत मुश्किल है। तब फिर वो पता नहीं तब फिर हम क्या करते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं, वो बहुत यकीन के साथ आपको अपना ही लेखन, अपना ही जीवन, अपना ही चीज़ें ये सब देखना पड़ता है, और वो फिर बदलाव की बात है, वो अपने आप वो होता जाता है। और मैं तो और थोड़ा ये भी बोलना चाहूँगी कि हर हर किसी के पास देखिए ये परसेप्शन है कि हम आदिवासी समाज को हम डेवलप्ड कर देंगे, आदिवासी समाज का हम डेवलपमेंट चाहते हैं। ये सब डेवलपमेंट को आप एक्सप्लॉयटेशन बोल दीजिए और बार बार रिपीट कीजिए कि हम किसी को एक्सप्लॉयट करना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगा कि आप एक्चुअली डेवलपमेंट की जगह करना क्या चाहते हैं। आप उसको डेवलपमेंट बोलते रहते हैं ना, तो आप फंसे रहते हैं कि नहीं नहीं, आपके हम एक सपना दिखाते हैं, आप उसको एक्सप्लॉयटेशन बोल दीजिए और वही आप दोहराते रहिए, और फिर आप बताइए कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। मुझे लगता है पूरे आदिवासी समाज में किस तरीके से पूरे मुख्य धारा ने उसको प्रयोगशाला बना के रखा है, और वो प्रयोगशाला को भी आप वहीं लेके जाएंगे जिस चीज से आप आज मुख्य धारा जिस चीज से आज जूझ रहा है, जिस जहां वो किस्तों में मर रहा है, आप उसको वहीं पर खींच के आप लाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि आदिवासी समाज से ये कथित मुख्य धारा कैसे उस समाज से वो सीखे। और यहाँ भी देखिए थोड़ी धूर्तता रहती है कि आप जिनसे सीखते हैं कभी आप उनको क्रेडिट नहीं देना चाहते, आप उनके बारे कभी बोलना नहीं चाहते हैं कि हमने ये समाज इससे सीखा। और इसके बारे में एदवादो गिलियानो ने एक वो बहुत अच्छी बात उन्होंने वो लिखी है। वो कहते हैं कि वो आए और हमारे पहाड़ पर खड़े होकर के तीन तरफ से तीन तीन और समुद्र देख के उन्होंने कहा कि मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने ये खोज लिया। तो मैं जो वहां खड़ा था हजारों साल से, मैंने उसको कहा कि जब तुम यहाँ पे आके तुमने ये डिस्कवर किया, तो हम जो यहाँ पे पहले से बैठे हैं, हम इतने साल से क्या कर रहे थे। तो उसने पहली बार मुझको पीटा। तो आप देखिए ये अभी विकसित देशों में भी ये हो रहा है कि वो आदिवासी इलाकों से वो अच्छी चीजें वो लेना चाहते हैं, उससे रास्ता देना सीखना चाहते हैं, बट वो क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये हमने डिस्कवर किया। हम ये लोगों को बोलते हैं कि आप कौन है जो चीजों को डिस्कवर कर रहे हैं, क्योंकि पहले से तो लोग हैं ना। और वो आप एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करके ही हम सीखते हैं, सहयोग से ही हम सीखते हैं कैसे कौन किसको डिस्कवर कर रहा है, कौन किसका विकास कर रहा है, कौन किसको मंच दे रहा है। तो लोग इधर भी मैं देखती हूँ विकसित देशों में जो मेरे साथी हैं, वो शब्दों में बहुत वो सुधार करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि हमने जसिंता को डिस्कवर कर लिया, हमने उसको मंच दे दिया। वो ये कहते हैं कि उससे जुड़ने के बाद, आदिवासी समाज से जुड़ने के बाद हमने कितना सीखा, हम कितना और हम कितना हम और हम कितना डेवलप हुए हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, हम कितना डेवलप हुए हैं, हम कितना सीखे हैं। तो हम उसके कृतज्ञ हैं। हम उसको डिस्कवर करके हम उसको मंच और हम नहीं दे रहे हैं, हम उसको स्थापित नहीं कर रहे हैं। हम कितना सीखा, हमने कितना उससे सीखा है, हमने कितना इस समाज से सीखा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बारीक लोग शब्दों पर भी वो कर रहे हैं कि क्योंकि वही सारी चीजें तो फिर वो सारे शब्द चीजों परसेप्शन फिर खड़ा करता है ना। बाद में भी लोग फिर वही परसेप्शन को लेके चलते हैं कि हमने उसको सिखा दिया, हमने उसको कुछ बना दिया। कौन किसको बनाता है? कोई किसी को बनाता नहीं है। हम एक दूसरे के साथ ही सहयोग से ही चलते हैं। और जीवन में जो और भी अच्छे लोग हैं पहले से ही, जो अपने जीवन में सफल हो चुके हैं, यही लोग आपको भी, दूसरों को भी सफल होने में वो मदद करते हैं। मुझे ये सारी बातें हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है मैं अब कविताएं पढ़ूंगी। शहर की भाषा। माँ बाबा जंगल से जब शहर आए, उनके पास अपनी आदिवासी भाषा थी। जीत से आंख की कोर में रहती थी, पानी की तरह कोई भी पढ़ सकता था उनका चेहरा। पर इस शहर की भाषा नहीं जानने पर
जंगली कहा, उनका मजाक उड़ाया, उन्हें नीचा दिखाया। एक दिन हम बड़े हुए, माँ बाबा ने गांव की भाषा छिपा ली और शहर में जिंदा रहने के लिए हमें सिर्फ शहर की भाषा दी। पर इस शहर ने फिर अपनी मातृभाषा नहीं जानने पर हमारा मजाक उड़ाया, हमें नीचा दिखाया। एक दिन हमने जाना, दरअसल बात यह नहीं है कि हम क्या जानते और क्या नहीं जानते हैं। असल बात यह है कि इस शहर को एक ही भाषा आती है, अपने से भिन्न हर मनुष्य को हमेशा नीचा दिखाने की भाषा। आज हम दुनिया की तमाम भाषाओं में कहना चाहते हैं अपनी बात, पर संदेह है कि यह शहर समझता है अपने से भिन्न किसी भी भाषा की बात। मारे जाने के लिए। हथियारबंद पुलिस को जंगल में देख गांव के निहत्थे लोग भागने लगे। पुलिस ने कहा, रुको, पर वे नहीं रुके। वे शहर की भाषा नहीं समझते थे। पुलिस ने झुंझलाकर गोली चला दी और कुछ लोग मारे गए। पुलिस जंगल की भाषा नहीं समझती, आदिवासी पुलिस की भाषा नहीं समझते। उस दिन बच गए गांव के लोगों ने सोचा वे अपने बच्चों को शहर की भाषा सिखाएंगे ताकि वे मारे जाने से बच जाएंगे। जंगल में फिर हथियारबंद पुलिस आई। उनकी भाषा समझने वाले लोगों ने उन्हें देखकर पहले सवाल किया, पर इस तरह सवाल करने पर वे बंदूक की बट से फिर मारे गए। कुछ ने उनके सवालों का जवाब दिया, पर वे उनके मनमाफिक जवाब नहीं दे सके। वे नहीं जानते कि किस आरोप में वे जेल गए। कोई भी भाषा जंगल के आदमी को किसी भी अत्याचार से क्यों बचा नहीं पाती। वे दिन रात यही सोचते हैं, पर आज वे समझते हैं दरअसल शहर की भाषा जानना या नहीं जानना जंगल में बचे रहने की शर्त नहीं है। जंगल के लोगों के मारे जाने के लिए जंगल में उनका होना भर काफी है। जैसे दुनिया के किसी भी कोने में किश्तों में मारे जाने के लिए एक आदिवासी का आदिवासी होना भर काफी है। जैसे अमेरिका में बच गए विस्थापित नेटिव अमेरिकन के मारे जाने या आजीवन जेल में होने के लिए उनका नेटिव होना भर काफी है, जैसे काले लोगों के मारे जाने के लिए उनका काला होना भर काफी है। मैं देश हित में क्या सोचता हूं? मैं एक साधारण सा आदमी हूं, व्यवसाय करता हूं, रोज अपने फ्लैट से निकलता हूं और देर रात फ्लैट में घुसता हूं। बाहर पहरा बिठाए रखता हूं। टीवी देखता हुआ सोचता हूं, कश्मीर में सभी भारतीय क्यों नहीं घुस सकते? अच्छा हुआ सरकार ने 370 हटा दिया। और ये आदिवासी इलाके, ये क्या भीतरी बाहरी लगाए रखते हैं? वहां भी सभी भारतीय क्यों नहीं बच सकते? मैं तो दलितों को जाहिल और आदिवासियों को जानवर समझता हूं। मुस्लिम और ईसाई को देशद्रोही और इस देश से इन सब की सफाई चाहता हूं। मैंने कभी जीवन में गांव नहीं देखे, बस्ती नहीं देखी, झुग्गी नहीं देखे, जंगल नहीं देखे। मैं किसी को भी ठीक से जानता नहीं। मुट्ठी भर लोगों को जानता पहचानता हूं जिन्हें मैं भारतीय मानता हूं। मैं चाहता हूं ये भारतीय हर जगह घुसें और सारे संसाधनों पर कब्जा करें। देश हित में यही सोचता हुआ अपनी फ्लैट में घुसता हूं, बाहर पहरा बिठाए रखता हूं। मेरे सुकून और स्वतंत्रता में दखल देने यहां कोई घुस ना पाए, इस बात का पूरा ध्यान रखता हूं। मां पश्चाताप। मां से बाबा ने कभी प्रेम नहीं जताया, इसलिए हम भी कभी बाबा से प्रेम नहीं कर पाए। इस बात के लिए भी उन्होंने हर बार मां को ही जिम्मेदार ठहराया। एक दिन हमने महसूस किया बाबा को माफ किया जाए, अपना दिल साफ किया जाए। इसलिए जब वे बूढ़े होने लगे हमने उनको फिर से संभाल लिया और लगा इस तरह पश्चाताप किया। पर बहुत दिनों तक एक बात सोचते रहे, हर स्त्री हर बार हर आदमी को इसी तरह माफ करती है, उनके लिए अपना दिल साफ करती है, पर वे जो इस धरती पर जीवन भर स्त्रियों के साथ इंसाफ नहीं करते हैं, आखिर वे किधर जाकर पश्चाताप करते हैं?
वे कौन लोग हैं? वे कौन लोग हैं जो सवाल करती लड़कियों को वेश्या बतलाते हैं? ये वही लोग हैं जो धरती पर जन्म लेते समय मनुष्य बनते बनते रह जाते हैं। कपड़ा पहनने वाले लोग। वे जो पूरा कपड़ा पहनते हैं, पूरे कपड़े में आए और दरवाजा तोड़कर मेरे घर में घुस आए। मैं अपने कमरे में आधे कपड़ों में घूम रहा था। वे मुझे देखते ही बोले, अधनंगे, अविकसित, असभ्य। मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, किसी के घर में दरवाजा तोड़कर घुसना असभ्य होना है। सभ्यता की बात करने से पहले बस दरवाजा खटखटा कर आना सीख लें। मैं पुरुष पैदा नहीं होता, यह समाज मुझे पुरुष बनाता है। मेरे भीतर के स्त्रीत्व को बचपन से धीरे धीरे मारा जाता है। इस तरह कोई पुरुष तरासा जाता है। ओ शहर, भागते हुए छोड़कर अपना घर, पुआल, मिट्टी और खपरे, पूछते हैं अक्सर, ओ शहर, क्या तुम कभी उजड़ते हो किसी विकास के नाम पर? पहाड़ों के लिए। थोड़े से पैसे के लिए जो अपना ईमान बेचते हैं, वे क्या समझेंगे पहाड़ों के लिए कुछ लोग क्यों अपनी जान देते हैं। राष्ट्रवाद। जब मेरा पड़ोसी मेरे खून का प्यासा हो गया, मैं समझ गया राष्ट्रवाद आ गया। प्रेम जब पेड़ हो जाता है, प्रेम में होकर भी तुम क्यों प्रेमी की तरह नहीं लगते? वह कहता है, प्रेम में कोई पेड़ हो जाए, फिर उसका प्रेमी भर होना बहुत छोटा होना है। तुम छोटी चिड़िया की तरह लगती हो, रोज कहीं ना कहीं उड़ जाती हो। मैं पेड़ की तरह यहीं खड़ा रह जाता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लौटने का इंतजार करता हूँ। तुम लौट कर आती हो, बहुत चहचहाती हो, और मैं चुपचाप सुनता हूँ। पर एक दिन चिड़िया नहीं लौटी, कहीं मर गई। फिर मैं भी धीरे धीरे मर जाऊंगा। पुरखों की आत्माओं के बीच होगी वह जहां कहीं, वहीं उससे मिल जाऊंगा। उन सारे लोगों के बारे क्या कहोगे जो अपने हिस्से का प्रेम करते हैं मुझसे? वे सब जो अपने हिस्से का प्रेम करते हैं तुमसे, उनका भी कृतज्ञ हूं मैं। आसान नहीं होता प्रेम करना, धरती उनके ही प्रेम से बची हुई है। बहुत देर उसे देखती हूँ, सोचती हूँ,
आदिवासी दुनिया में कैसे प्रेम भी पेड़ हो जाता है। और एक अंतिम कविता पढ़ूंगी। क्यों महुए तोड़े नहीं जाते पेड़ से? माँ, तुम सारी रात क्यों महुए के गिरने का इंतजार करती हो? क्यों नहीं पेड़ से ही सारा महुआ तोड़ लेती हो? माँ कहती है, वे रात भर गर्भ में रहते हैं, जन्म का जब हो जाता है समय पूरा, खुद ब खुद धरती पर आ गिरते हैं। भोर ओस में जब वे भीगते हैं धरती पर, हम घर ले आते हैं उन्हें उठाकर। पेड़ जब गुजर रहा हो सारी रात प्रसव पीड़ा से, बताओ कैसे डाल हिला दे जोर से, बोलो कैसे तोड़ ले हम जबरन महुआ किसी पेड़ से। हम सिर्फ इंतजार करते हैं इसलिए कि उनसे प्यार करते हैं। क्या पढ़ा? ठीक। कुछ कविताएं मैं ये अंगूर संग्रह से पढ़ रही हूँ। नदी, पहाड़ और बाजार। गांव में वो दिन था इतवार, मैं नन्ही पीढ़ी का हाथ थाम निकल गई बाजार। सूखे दरख्तों के बीच देख एक पतली पगडंडी, मैंने नन्ही पीढ़ी से कहा, देखो यही थी कभी गांव की नदी। आगे देख जमीन पर बड़ी सी दरार, मैंने कहा इसी में समा गए सारे पहाड़। अचानक वो सहम के लिपट गई मुझसे, सामने दूर तक फैला था भयावह कब्रिस्तान। मैंने कहा, देख रही हो इसे, यही थे कभी तुम्हारे पूर्वजों के खलिहान। नन्ही पीढ़ी दौड़ी, हम आ गए बाजार। क्या क्या लेना है पूछने लगा दुकानदार। भैया थोड़ी बारिश, थोड़ी गीली मिट्टी, एक बोतल नदी, वो डिब्बा बंद पहाड़, उधर दीवार पर टंगी एक प्रकृति भी दे दो। और ये बारिश इतनी महंगी क्यों? दुकानदार बोला, ये नमी यहाँ की नहीं, ये दूसरे ग्रह से आई है, मंदी है छटाक भर मंगाई है। पैसे निकालने साड़ी की कोट टटोली, चौंकी, देखा आंचल की गांठ में रुपयों की जगह पूरा वजूद मुड़ा पड़ा था। आदमी की भाषा। पहाड़ पर बैठा अकेला मैं देखता हूँ कैसे पेड़ की डाली धीरे से छुड़ाती है पत्तों को अपने सीने से, जैसे माँ बढ़ते बच्चे से छुड़ा रही हो दूध अपना। हजारों उड़ते पत्तों में से एक पत्ता अचानक ठहर जाता है करीब मेरे, जैसे बतियाना चाहता हो मुझसे दो जहान की बातें। तब मौन मेरी आत्मा सुनने लगती है उसकी बातें, और इस तरह मौन देखता है दो आत्माएं कैसे बतिया रही दो जहान की बातें। नहीं हो पाती दर्ज जो कभी किसी दस्तावेज में, और जो दस्तावेजों में शब्दों की भीड़ भरने में व्यस्त हैं, उनके शब्द आज तक नहीं समझ सके क्यों आदमी नहीं समझ पाता आदमी की भाषा। मैं ये जड़ों की जमीन से भी कुछ कविताएं पढ़ रही हूँ।
ये कविताओं पे बात करना इतना मेरे लिए तो बहुत ही इमोशनल जैसा कुछ, मतलब ये पढ़ना भी बहुत कठिन हो जाता है। डर। स्त्रियां बच्चे के रूप में शक्तियों को जन्म देती हैं, अपना खून दूध में बदल कर पिलाती हैं, ताकि वे जीवन में कुछ नया, सुंदर, पवित्र पैदा कर सकें। शक्तियां बड़ी होती हैं, ताकतवर होती हैं और सबसे पहले स्त्रियों को खत्म करना चाहती हैं। कुछ पैदा न कर पाने का डर पृथ्वी पर डर के सिवा और कुछ पैदा नहीं कर पाता। मातृभाषा की मौत। मां के मुंह में ही मातृभाषा को कैद कर दिया गया और बच्चे उसकी रिहाई की मांग करते करते बड़े हो गए। मातृभाषा खुद नहीं मरी थी, उसे मारा गया था, पर मां यह कभी न जान सकी। रोटियों के सपने दिखाने वाली संभावनाओं के आगे अपने बच्चों के लिए उसने भींच लिए थे अपने दांत, और उन निवालों के सपनों के नीचे दब गई थी मातृभाषा। माँ को लगता है आज भी एक दुर्घटना थी मातृभाषा की मौत। जनहित में। मेरा पालतू कुत्ता सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि खतरा देख वह भौंका था। मारने से पहले उन्होंने उसे घोषित किया पागल और मुझे नक्सल। जनहित में। परवाह। माँ, एक बोझा लकड़ी के लिए क्यों दिन भर जंगल छानती, पहाड़ लांघती, देर शाम घर लौटती हो? माँ कहती है, जंगल छानती, पहाड़ लांघती, दिन भर भटकती हूँ, सिर्फ सूखी लकड़ियों के लिए, कहीं काट न दूं कोई जिंदा पेड़। आधी स्त्री। जब लड़ता है मेरे भीतर का आधा पुरुष भीतर की स्त्री के हक के लिए, तुम्हारे भीतर की आधी स्त्री अपने भीतर के पुरुष को धकियाती हुई आकर खड़ी हो जाती है साथ मेरे। भेड़िए की भाषा। जंगल के लोग जानते हैं भेड़िए की भाषा, उनके नुकीले दांत के होने का मकसद, मुंह से लार टपकने के पहर के बारे भी। वे जानते हैं उनके आने और जाने का समय, उनसे जुड़ी तमाम कहानियां, कैसे और कितने लोगों को उसने मारा, जानते हैं पूरा इतिहास। भेड़ियों को जानने के लिए बुरी बात नहीं है जानना भेड़िए की भाषा, बुरा तब है उनकी भाषा सीखते सीखते भूल जाना खुद को, कोशिश करना भेड़िए की तरह होने की,
उनकी तरह दांत चमकाने की, बात बात पर लार चुआने की, और जारी रखना भेड़िए के आगे पीछे दुम हिलाना। बुरा तब है भूल कर उनका सारा इतिहास एक दिन हो जाना जंगल के खिलाफ। एक यह भी कविता पढ़ना चाहती हूँ, सहयात्री। मेरी शादी तमगे की तरह उधर देखो, दीवार की खूंटी पर टंगी है कई सालों से, और तुम उस तमगे के पीछे से कभी कभार निकल आते हो किसी अतिथि की तरह। मैं समझती थी कभी प्रेम में मैं तुम हो गई हूँ और तुम मैं, पर एक सुबह तुम उठकर तुम्हारा मैं अपने रास्ते चला गया और मेरा मैं अकेला इधर ही कहीं तड़पता हुआ छूट गया, हम न हो सकने की कसक में। मैं क्या चाहती थी? चाहती थी तुम अकेले चलो, मैं अकेली चलूं, फिर भी दोनों साथ साथ चलें। रुक जाइए 2 मिनट। फिर से पढ़ती हूँ। ये बहुत मेरे लिए बहुत कठिन होता है कविता पाठ करना। सहयात्री। मेरी शादी तमगे की तरह देखो, दीवार की खूंटी पर टंगी है कई सालों से,
और तुम उस तमगे के पीछे से कभी कभार आते हो किसी अतिथि की तरह। मैं समझती थी कभी प्रेम में मैं गई हूँ, और पर एक सुबह उठकर तुम्हारा मैं अपना हुआ छूट गया, हम ना हो सकने की कसक में। मैं क्या चाहती थी तुम अकेले चलो, मैं भी अकेली चलूं, फिर भी दोनों साथ साथ चलें। मैं दुनिया कभी पुरुष नजरिए से देखूं, तुम कभी स्त्री नजरिए से। कभी तुम मेरी तरह मुझे जानो, कभी मैं तुम्हें तुम्हारी तरह। कभी दोनों की आंखें एक साथ कुछ देखे और हम खुशी से उछल पड़े। पर चलते चलते तुम यात्री बने रहे और मैं भी यात्री बन गई। सोचती हूँ अपनी यात्रा के साथ हम सह यात्री क्यों नहीं हो सके। ये इतना, मतलब मैं क्या बताऊं, इतने लोगों का जीवन है, इतनी स्त्रियों का जीवन है, तो वो सारी चीजें ऐसे सामने आ जाता है। जड़ों की जमीन, वे पेड़ों को बर्दाश्त नहीं करते क्योंकि उनकी जड़ें जमीन मांगती हैं। इंतजार, वे हमारे सभ्य होने के इंतजार में हैं और हम उनके मनुष्य होने के। मुझे लगता है मैंने बहुत सारी बातें रख दी हैं और काफ़ी कविताएं भी पढ़ दी हैं। अगर कुछ और समय है और कोई ऐसे कुछ बात करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो फिर मैं ऐसी कुछ बात हम कर सकते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। ये नॉर्मल है ना, क्योंकि देखिए ऐसा परसेप्शन है कि जब किसी की आंखें भीगती हैं तो लोग ये समझते हैं कि ये कमजोर होना है, तो आंखें भीगनी नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारे, मैं आजकल अपने पुरुष मित्रों को भी मैं देखती हूँ कि जब उनकी आंखें भीगती हैं तो वो, हम थोड़ा रुकते हैं, लेकिन वो अपना समय लेके वो उस स्थिति में वो रहते हैं काफी समय तक, क्योंकि ये चीजें ये सारी इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको मनुष्य बनाती हैं। और कई बार क्या होता है कि हम धीरे धीरे भीतर इन्हीं सारी चीजों को हम वो खत्म करते जाते हैं। फिर ये सारी चीजें आप फिर कविताओं में वो ढूंढेंगे तो फिर वो आपको नहीं मिलता है। और ये शहर ऐसा ही करता है, सबसे पहले आपकी मासूमियत खत्म करता है, आपकी सहजता खत्म करता है। आप एक्चुअल में जो हैं उसको वो कभी भी स्वीकारता नहीं है। और वो स्वीकार के साथ अगर कोई आपकी आलोचना करना है तो स्वीकार के साथ वो आलोचना वो नहीं होता है। ये सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ जिन चीजों से कट करके अगर कोई कविता लिखता है या कोई कोई किसी रचना कोई चीजें आती हैं, तो मुझे लगता है कि उसी समय शायद वो निराशा के बीच भी वो आशा नहीं जगा पाती हैं। लेकिन ये सारी चीजें जब ऐसे जुड़ी रहती हैं तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई कोना, कोई ना कोई सिरा, कहीं ना कहीं कहीं से भी वो लोग वो बदलते हैं। वो कहीं ना कहीं से भी वो किसी भी क्षण से वो बदलाव का क्षण वो आता है। इस तरीके से वो चीजें होती हैं।
हम बहुत उसको पता नहीं सब चीज़ों को शब्दों में भी बांध देते हैं, तो मुझे लगता है कई बार कि बहुत सारी कोमल चीज़ें वो छूट जाती हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ महसूस ही करना होता है, आप उसको शब्दों में वो ला करके वो सारा कई बार आप महसूस नहीं कर पाते हैं। कई बार आपको शब्दों से भी बचना पड़ता है ताकि आप चीज़ों को महसूस करने के लिए छोड़ सकें। आशीष जी, अगर समय हो जाएगा तो मुझे थोड़ा बता दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मुझे लगता है आज के समय में दार्शनिक कवि और जो जितने भी कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, मुझे लगता है ये लोग देखिए धरती में थोड़ी सुंदरता बचाए रखने में बहुत अपना योगदान वो देते हैं, जिसकी महत्ता हम नहीं समझते हैं। क्योंकि एक बाजार का कल्चर है कि आपको एक फिक्स खांचे में आपको नौकरी करना है, फिक्स खांचे में आपको घुस जाना है। और जो लोग धरती को और भी सुंदर बनाने में, जो उसकी जो मासूमियत है उसको बचाने में वो जो लोग अपना योगदान करते हैं, उसके लिए कहीं भी कोई रास्ता नहीं है, उसके लिए रोजगार का कुछ वो होता नहीं है, उसका वो कहाँ पे जाके किस खांचा में वो जाके वो फिट हो। मुझे लगता है ये पैसे 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 को भी लेके वो बहुत ध्यान देना पड़ता है। वो बहुत ध्यान देने की भी बात होती है कि ये जो जमा करने का जो कल्चर है, उसमें ये सारी चीजें जो इतनी 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 सारी जो चीजें हैं जो सुंदरता को और वो संवेदना को वो बचाए रखती है, उन सारी चीजों का भी सर्वाइवल का कहाँ उनका रास्ता कहाँ मिलेगा। तो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत ये सेंसिटिव और बहुत मानवीय तरीके से भी सेंसिटिव होकर चीज़ों को व्यापक कनेक्शन में जोड़ के देखना चाहिए कि ये सारे लोगों के लिए भी हम सर्वाइवल का रास्ता भी हम कैसे देख पाएं और कैसे उनके लिए निकले। और वो जब जब पाठक उनका सम्मान करता है, उसके लिए वो अपना उसके लिए उसकी उसकी कीमत देना चाहता है, इस तरीके से हम इन चीज़ों को बचाने में हम अपनी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। मैं कई बार देखती हूँ भारत में कई लोग ये बोलते हैं कि इन सारी चीज़ों से तो कुछ होता नहीं, होगा भी नहीं, कैसे तुम्हारा सर्वाइवल का कैसा ये होगा। और तो मैं कई बार ये सोचती हूँ कि ये सारे जो लोग हैं, ये जो कोई फिक्स खांचे में जो रहना नहीं चाहते हैं और वो उसमें उस दायरे में काम नहीं कर रहे, वो क्रिएटिव काम कर रहे हैं, उन लोगों को आप कैसे सम्मान करें। बाहर तो थोड़ा ये होता है विदेश में कि आप को लोग ये देखते हैं कि आपको आप अ, आपका आपका सम्मान वो कैसे किया जाए। तो आप आपका सर्वाइवल के लिए भी कैसे मुझे आपकी जो कृति है उसको उसकी कीमत वो कैसे दें और किस तरह से अपना योगदान करें। ये सारी चीजें बाहर इतना ज्यादा नहीं, फिर भी थोड़ा तो लोग देखते हैं। बट हमारे देश में तो ये भी है कि चीजें जो बहती हैं उसको हम लोग समझते हैं कि ये बहने वाली चीजों की कौन कीमत अदा करता है, कौन इसकी कीमत चुकाता है। इसको उठाते जाओ और उसको मार्केट में जैसे यूज करना है आप उसका कीजिए। और जो जो गढ़ने वाले लोग रहते हैं, जो बनाने वाले लोग रहते हैं चाहे वो अपना बुद्धि से कुछ गढ़ रहे हैं या हाथ से गढ़ रहे हैं, उसको हम सम्मान हम नहीं देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे लगता है वन डायमेंशन में आप इन चीजों को वन डायमेंशन में वो नहीं हो सकता है। वन डायमेंशनल कोई चीज़ हम देखते हैं और उसमें हम चाहेंगे कि सबका सम्मान भी बचा रहे, रोजगार भी बचा रहे, और हम नहीं चाहेंगे कि चीज़ों को व्यापक तरीके से हम नहीं देखें। पॉलिटिक्स को भी हम उस नज़रिए से नहीं देखें कि ये कितना सेंसिटिव और क्रिएटिव है कि नहीं। इस तरीके से हम पॉलिटिक्स को भी नहीं देखें। कोई ना कोई चीज में श्रेष्ठतावाद में या किसी न किसी वर्चस्ववादी संस्कृति को बचाने के लिए अगर हम उसी तरीके से पॉलिटिक्स को भी हम देखें, तो फिर किसी देश को किसी समाज को बर्बाद होने से तो कोई भी नहीं बचा सकता है। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आप खत्म होंगे, कैसे समाज खत्म होगा, कैसे देश खत्म होगा। तो मुझे लगता है बहुत यथार्थ में भी आने की जरूरत, बहुत यथार्थ को भी, और और जो सच है वो जमीन का जो सच है और उस सच के साथ में कितना
कितनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो सबको देखना वो इतना ज़रूरी है। और मुझे लगता है वो आदिवासी समाज इसलिए देखिए विकास और ये सारी चीज़ों का, ये इन शब्दों का वो विरोध भी करता है। वो इस समाज का यही कहना रहता है कि जो एक व्यापक कनेक्शन है, चीज़ें जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को तोड़ के आप हर चीज़ को वन डायमेंशनल करना चाहते हैं। उस एक ये में कुछ लोगों का भला हो सकता है, सबका तो नहीं होगा। तो अब सबको देखने के लिए आप कैसे विकास का भी एक नई परिभाषा आप कैसे वो लाएंगे? उसमें आदमी का विकास कहाँ है? उसमें समाज का विकास कहाँ है? उसमें प्रकृति का विकास कहाँ है? और पूरी दुनिया में लोग अभी ये ढूंढ रहे हैं। पूरी दुनिया में वो लोग देख रहे हैं कि आदिवासी समाज के पास क्या रास्ता है, वो लोग कैसे टिके रहें। क्योंकि ये पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर हम इसी तरह का देखते हैं कि उसी के भीतर हम रास्ता ढूंढते रहते हैं, और हमारा ये यकीन भी नहीं रहता है कि ये चीज़ें बदल सकती हैं। लेकिन एक दिन जब पूरा प्रकृति ही पलट जाएगा, दुनिया ही पलट जाएगा, तो लोगों को वो सोचना पड़ेगा कि इसके इसके भीतर तो डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है। तो फिर इससे जाने का रास्ता कैसे है? कैसे आप कैसे पैसा के साथ साथ खुशी का भी पैमाना विकास की परिभाषा बने? ये सारी चीज़ें इतनी जीवन की मूलभूत चीज़ें हैं। और वो ये इतनी बड़ी सच्चाई है। वो सच्चाई पे हम टिके रहते हैं, और हमारा कोई ना कोई वन डायमेंशनल है। वो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी जो ईंट पत्थर का कोई चीज़ खड़ा होता है, चाहे वो पूजा स्थल हो, कहीं भी हो, वहीं पे जाके आपको ले जाएगा। और उससे फिर क्या होगा? तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को बहुत देख, हम तो इन सारी चीज़ों को आदिवासी नज़रिए से मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन वो देखने की कोशिश वो सारे लोगों की भी जिम्मेदारी वो है, क्योंकि इतना ज़्यादा इल्यूजन और इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि वो एक आदमी के अच्छा सोचने और अच्छा अच्छा होने से भी वो नहीं हो सकता है। वो सब के सब हर आदमी की वो जिम्मेदारी है कि वो अपना इल्यूजन, अपना और ये प्रदूषण कैसे वो कम करे और कैसे लगे रहें। क्योंकि इतना इतना प्रदूषण और इतना इल्यूजन लोगों ने हमने क्रिएट किया हुआ, लोगों ने किया किया हुआ, इसके भी सोचते रहने से थोड़े कुछ होगा। तो मुझे ये सब चीज़ लगता है कि वो बहुत बारीक से खुद को भी देखने, बाहर भी देखने, लोगों को भी छूने से धीरे धीरे कुछ वो हो सकता है। हम तो सपना तो सपना मैं हमेशा देखती हूँ, और वो देखना तो नहीं छोड़ सकती हूँ। एटलीस्ट इस जीवन में तो वो जो है, जैसी हूँ वैसी ही हूँ। तो इतनी ही बात करके हम अपनी बात ख़त्म कर सकते हैं। और मैं फिर से आशीष जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ, ये आमंत्रण के लिए भी, और ये सब तैयार करने के लिए भी। इतने दिनों से वो तैयार कर रहे हैं, पोस्टर बना रहे हैं, और उनकी जो टीम है इस काम में लगी हुई है, और बहुत क्रिएटिवली वो ये सारे लोग इन सारी चीज़ों को वो ले जा रहे हैं, ये कर रहे हैं हैं मैं सब चीज़ के लिए आप उनको धन्यवाद कहती हूँ, पूरी टीम को धन्यवाद कहती हूँ। और आप सभी लोग, जो इतने लोग यहाँ पर हैं, सबको धन्यवाद कहती हूँ, समय देने के लिए, सुनने के लिए, रुकने के लिए। तो आप सभी को फिर से धन्यवाद। जोहार।